जय हिंद। आज अपन लोग पढ़ना शुरू करते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग का अगला स्टेप, जिसके अंदर अपन लोग पढ़ रहे हैं मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें अभी तक अपन लोगों ने अध्ययन किया है मुद्रा क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, उनके बाद में मुद्रा की कार्य, और उसके बाद में अपन लोगों ने पढ़ा था मुद्रा की पूर्ति। और साथ साथ में अपन लोगों ने अध्ययन किया था भारत की केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा मुद्रा पूर्ति के कुछ माप। उसमें अपन लोगों ने अध्ययन किया था M1, M2, M3 एवं M4। M1 आरबीआई की मुद्रा पूर्ति का सबसे तरलतम रूप है और सबसे संकुचित रूप है। और साथ साथ में अपन लोगों ने अध्ययन किया था कि आरबीआई का सबसे जो विस्तृत मुद्रा है वो है M3, और इस प्रकार से विस्तृत की ओर जाएं तो सबसे संकुचित M1, फिर उससे बड़ी M2, उसके बाद M3 और उसके बाद M4। अर्थात प्रश्न पूछा जाए कि सबसे विस्तृत मुद्रा अर्थात सबसे व्यापक मुद्रा कौन सी है, तो अपन का जवाब होगा M4। और यदि अपन लोगों को पूछा जाए कि सबसे तरल मुद्रा कौन सी है, तो अपन लोगों का जवाब होगा M1। और यदि ध्यान रखना आरबीआई के तहत पूछे तो अपन की सबसे व्यापक मुद्रा अभी तक मानी जा रही है M3। हमेशा अपन लोगों को जो भी बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछे गए उसमें सही क्या माना गया है, M3 को माना गया है। यहाँ तक अपन लोगों की बात हो चुकी है। आगे अब अपन लोग बात करते हैं मुद्रा की मांग। अब अपन लोग बात करेंगे मुद्रा की मांग, अर्थात लोग मुद्रा की मांग किन कारण से करते हैं, इसके बारे में अपन लोग अब बात करते हैं। डिमांड ऑफ मनी। डिमांड ऑफ मनी। अपन लोग सभी को ये जानकारी है कि विभिन्न प्रकार की वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान हमेशा किसके माध्यम से किया जाता है, मुद्रा के माध्यम से किया जाता है। मुद्रा की पूर्ति के बाद में अगली बात होती है मुद्रा की मांग पर, अर्थात लोग मुद्रा की मांग करते क्यों हैं। तो इसमें सबसे पहला कारण है मुद्रा की मांग का, सबसे पहला कारण आप लिखोगे मुद्रा की लेन देन मांग। मुद्रा की लेन देन मांग, अर्थात लोग मुद्रा की मांग क्यों करते हैं, तो सबसे पहला कारण क्या है, मुद्रा की लेन देन मांग। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि जब भी किसी वस्तु एवं सेवाओं को खरीदना है तो उनके लिए लोग अपने के पास कुछ न कुछ मुद्रा को नकद रूप में रखना चाहेगा, ताकि वो अपने दैनिक जीवन की विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं और वस्तुएं हैं उसको आराम से खरीद सकते हैं। तो आगे डैश करके लिखिए आप लोग, प्रत्येक व्यक्ति कुछ मुद्रा, प्रत्येक व्यक्ति कुछ मुद्रा। लिखने की जरूरत नहीं है ना, लिख दोगे, मैं बोल रहा होता ना। प्रत्येक व्यक्ति कुछ मुद्रा, प्रत्येक व्यक्ति कुछ मुद्रा नकद रूप में रखता है, ताकि प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, प्रतिदिन की आवश्यकताओं को जा सके। क्या पढ़ा इसके अंदर आप लोग? जो मुद्रा की मांग का पहला कारण बताया आप लोगों को, मुद्रा की मांग किस लिए करते हैं लोग, लेन देन के लिए। लेन देन के लिए क्या, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ न कुछ वस्तुओं को खरीदना चाहेगा, उस प्रत्येक वस्तु की जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को क्या कर सके, वस्तुओं से पूरा कर सकें, ताकि वो मुद्रा देगा और उसके बदले में क्या हो जाएगी, उसको वस्तु प्राप्त हो जाएगी। आगे और लिखिए इसी में ही, केंज के अनुसार, एक अर्थशास्त्री हुआ जिसका नाम है केंज। केंज के अनुसार, इन्विटेशन कॉमा में लिख दीजिए,
निजी एवं व्यापार विनिमय, निजी एवं व्यापार विनिमय के चालू लेन देन, विनिमय के चालू लेन देन, चालू लेन देन की, चालू लेन देन की नकदी के लिए आवश्यकता, चालू लेन देन की नकदी के लिए आवश्यकता, नकदी के मतलब तरल पास में, नकदी के लिए आवश्यकता। इनको तो आप लोग इसी रूप में लिखना होगा क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा है, तो इन्विटेशन कॉमा अब आप लोग क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। किंज ने क्या कहा है कि भाई जो भी शायद निजी हो, शायद व्यापार हो, उनके अंदर जो भी लेन देन होता है उस विनिमय, विनिमय का मतलब लेन देन, विनिमय के लिए जो भी वस्तुओं की खरीदने के लिए क्या होते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लोग क्या रखते हैं, मुद्रा अपन के पास में रखते हैं। ये था अपन का पहला कारण, मुद्रा की मांग का पहला कारण। अब आप लोग लिखेंगे वापस दूसरा कारण। दूसरा कारण लिखो, मुद्रा की छठा मांग, मुद्रा की छठा मांग, ऑब्लिक लगा, इसको और कह सकते हैं आप लोग छठा उद्देश्य, छठा उद्देश्य। इनके आगे देखो, छठा उद्देश्य क्या होता है पहले समझ लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपन के पास कुछ जो अपन की मुद्रा है उसका कुछ भाग क्या करेगा, अपन के पास तरल रूप में या फिर नकद रूप में रखेगा, ताकि वो क्या कर सके, जैसे ही उसको मार्केट के अंदर कुछ न कुछ मुनाफा दिखे उस वक्त अचानक उस वस्तु को क्या कर सकता है, वो खरीद सकता है, ताकि भविष्य में उसको वापस क्या हो सके, बेचने से लाभ हो सके। उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह सकते हैं, छठा उद्देश्य। मान लीजिए अपन के पास में 1 लाख रुपए हैं, अपन लोगों ने अपनी मांग की मुद्रा की, अपन के पास पड़े हैं। अब अचानक अपन लोग क्या, जैसे कि मार्केट के अंदर बॉन्ड बेचते हैं, बॉन्ड होते हैं, जैसे बॉन्ड है, प्रतिभूतियाँ हैं, उनकी जब कीमत डाउन होगी तो अपन लोग क्या कर देंगे, उनको खरीदेंगे और भविष्य में उसकी कीमत क्या होगी, वापस बढ़ेगी, तो बढ़ते ही उसको मार्केट में क्या कर देंगे, बेच देंगे, ताकि अपन को क्या हो जाएगा, उससे लाभ हो जाएगा। ब्याज दर की तुलना से अधिक लाभ होगा, तब ही व्यक्ति क्या करेंगे, छठा उद्देश्य से अपन के पास पैसे रखेंगे। अब मान लीजिए अपन को SBI, ICICI बैंक मान लो 10% ब्याज दर दे रहे हैं, और अपन लोग जो बॉन्ड खरीद रहे हैं, बॉन्ड का अपन को पता है कि भविष्य के अंदर मात्र कितना % मिल सकता है, 5%, तो लोग क्या मुद्रा की मांग करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यदि उनको पता है कि बॉन्ड का भविष्य के अंदर कुछ न कुछ इंप्रूवमेंट होगा, अर्थात इसकी कीमत 10 से ज़्यादा ही मिलनी है, तो वो क्या करेंगे, अपने के पास मुद्रा रखेंगे, मांग करेंगे, और अचानक जैसे ही उसकी कीमत घटेगी तो क्या कर लेगा, वो खरीद लेगा, और फिर वस्तुओं जैसे कीमत बढ़ेगी तो उसको वापस मार्केट में क्या कर देगा, बेच देगा। आगे इसमें डैश करके लिखिए आप, इसे डैश करके आगे इसमें लिखिए, इसे परिसंपत्ति, इसे परिसंपत्ति या इसे परिसंपत्ति या तरलता अधिमान, परिसंपत्ति या तरलता अधिमान भी कहते हैं, परिसंपत्ति या तरलता अधिमान भी कहते हैं। यह उद्देश्य नकदी के रूप में मुद्रा, ये उद्देश्य नकदी के रूप में मुद्रा की उस मांग को प्रतिदर्श करती हैं, मुद्रा की मांग को, उस मांग को प्रतिदर्श करती हैं, प्रतिदर्श करती हैं।
इसको मैंने ऐसे कहा है कि ये उद्देश्य नकदी के रूप में मुद्रा की मांग, नकदी के रूप में मुद्रा की मांग को प्रदर्शित करती हैं, जिसकी सहायता से बाजार में होने वाले ब्याज दरों, इसकी सहायता से ब्याज दर में होने वाले परिवर्तनों का लाभ उठाया जा सकता है। बाजार में होने वाले ब्याज दरों के परिवर्तनों का, बाजार में होने वाले ब्याज दरों में परिवर्तन का लाभ उठाया जा सकता है। मैंने क्या कहा? बाजार में ब्याज दरों का परिवर्तन का लाभ उठाया जा सकता है। और लिखिए इसमें आगे, छठा उद्देश्य के लिए रखी गई मुद्रा एक तरल संचय है। तरल संचय एक तरल संचय है जो उपयुक्त अवसर पर ब्याज धारक बॉन्डों या प्रतिभूतियां में निवेश कर सकते हैं। बॉन्ड या प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। ठीक है ना? क्या बात लिखी? मैंने पहले बता ही दिया। छठा उद्देश्य के लाभ मुद्रा इसलिए मांग करते हैं ताकि वो बाजार के अंदर जो ब्याज दरों में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन के आधार पर वो लाभ कमाने के उद्देश्य से वो अपन के पास मुद्रा की क्या करता है? मांग करता है। ये था मुद्रा की मांग का दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है अपन का दूरदर्शिता। तीसरा उद्देश्य अपन का दूरदर्शिता या सतर्कता उद्देश्य। दूरदर्शिता या सतर्कता उद्देश्य। अब इनको आप ऐसे समझो, व्यक्ति अपन के पास मुद्रा की मांग क्यों करते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा क्या होता है? विवेकशील होता है। वो दूरदर्शी बातों को ध्यान में रखता है। उनको पता है कि अपन का जीवन प्रति समय एक समान रहना संभव नहीं है। कुछ न कुछ आकस्मिक घटनाएं क्या हो सकती हैं? घटित हो सकती हैं। तो उस आकस्मिक जो घटनाएं घटित हो सकती है उसका क्या कर सकते हैं? वापस निवारण करने के लिए या फिर उसको अब लोग रिकवर करने के लिए लोग अपन के पास क्या रखते हैं? मुद्रा की मांग करते हैं और मांग करके मुद्रा अपन के पास रखना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए व्यक्ति कोई घर से बिल्कुल स्वस्थ निकला था और अचानक रास्ते में या फिर जिस कार्यस्थल पर पहुंचा वहां पर भी उसका जो शरीर के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ी हो सकती है। हो सकता है सिर दर्द हो जाए, बुखार हो जाए या फिर उसके कुछ न कुछ शरीर के अन्य भाग में दर्द होना शुरू कर दे। तो उनके पास यदि वो मेडिसिन लेना चाहता है तो उनके पास क्या होना चाहिए? मुद्रा जरूरी है। मुद्रा के बिना उसका मेडिसिन लेना संभव नहीं है। तो उस व्यक्ति के अंदर क्या दूरदर्शिता है। और क्या है? व्यक्ति को पता है कि जो अपन के जीवन के अंदर या फिर परिवार के सदस्य की किसी में भी कुछ न कुछ बीमारी हो सकती है। तो उस बीमारी को रिकवर करने के लिए उसके पास धन की आवश्यकता होती है, मुद्रा की आवश्यकता। तो मुद्रा की क्या करता है? मांग करता है। तो ये उद्देश्य होता है उनका दूरदर्शिता। मतलब भविष्य के अंदर कुछ न कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं। उस घटना घटित के अंदर अपन लोगों को पूर्ति करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए, रिकवर करने के लिए क्या जरूरत पड़ती है? मुद्रा की जरूरत पड़ती है। दुर्घटना हो सकती है तो दुर्घटना के अंदर एक्सीडेंट में कुछ न कुछ शरीर का अंग भंग टूट हो सकता है। तो उनको रिकवर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मुद्रा की। मुद्रा के बिना उसको मेडिसिन मिलना संभव नहीं है। तो आगे डैश करके लिखिए इसमें, अप्रत्याशित आवश्यकताओं
अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अप्रत्याशित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्ति और परिवार दोनों ही कुछ नकदी रिजर्व रखते हैं। आगे फिर लिखिए। और अब वो क्यों रखता है रिजर्व मनी? व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना जैसी अदूरदर्शी संभावनाओं की व्यवस्था करने के लिए कुछ नकदी रखते हैं। और व्यापारी, मैंने लिखा है ना आपको, व्यक्ति और व्यापारी दोनों नकदी रखते हैं। तो व्यक्तिगत रख दिया आप लोगों ने, क्या कर सकते हैं? अदूरदर्शी संभावनाओं को, ठीक है ना। और व्यापारी प्रतिकूल परिस्थितियां, प्रतिकूल परिस्थितियां को पार करने के लिए अपने पास या अपने लिए मुद्रा की मांग करता है। बात समझ में आई अपन को? इसमें मैंने दो व्यक्तियों की बात एक साथ की है। एक तो कौन है? सामान्य व्यक्ति हो सकता है। दूसरा कौन होगा? अपन का व्यापारी होगा। व्यक्ति तो अपन के पास मुद्रा तरल क्यों रखेगा या फिर मुद्रा की मांग क्यों करेगा? बीमारी है, दुर्घटना, इनसे निपटने के लिए। और जो व्यापारी अपन के पास मुद्रा क्यों रखेगा? व्यापारी मुद्रा रखेगा अपन के जो व्यापार चल रहा है उस व्यापार के अंदर पूरे दिन या पूरे साल के लिए अनुकूल स्थिति नहीं रहती है। कभी कभार उसमें क्या हो सकता है? प्रतिकूल स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो प्रतिकूल स्थितियों से निपटने के लिए वो अपने पास क्या रखेगा? धन रखेगा, ताकि वो अपन के व्यापार को समांतर या सही गति से आगे बढ़ा सकें। अब लोगों ने पढ़ा था कोविड-19। मान लो व्यापारियों के पास धन नहीं होता, वो मांग नहीं रखते पैसे अपन के पास, तो क्या वह कोविड के समय जो व्यक्ति या मजदूर वर्कर उस व्यापारी क्षेत्र के अर्थात उद्योग क्षेत्र में रह गए थे, उनके खाने पीने की पूर्ति करना संभव था क्या? नहीं होता। और कभी कभार मान लो उस फर्म के अंदर कार्य करते वक्त कर्मचारी की कुछ अनहोनी घटित हो जाती है, तो उस अनहोनी के लिए उसकी पूर्ति करनी होती है फर्म को, तो उस पूर्ति के लिए भी अपन को उसको क्या करनी पड़ती है? मुद्रा की मांग करनी होती है। तो ये तीन प्रमुख उद्देश्य हैं किसी भी देश के अंदर मुद्रा की मांग क्यों करते हैं। इसके काफ़ी सारे उद्देश्य हो सकते हैं, किंतु आप तीन उद्देश्य प्रमुख है, तो इसको क्या करोगे? ध्यान में रखोगे। तीन बातें, एक अपन लोगों ने मुद्रा का छठा उद्देश्य, दूसरा सतर्कता और तीसरा दैनिक लेन देन को पूरा करने के उद्देश्य से रखते हैं। एक अपन की किताब में शब्द आता है तरलता जाल, अपन की पुस्तक में लिख रखा और पढ़ते हैं। इसमें तरलता जाल क्या, कभी कभार परिभाषा पूछ लेता है या फिर उसका डायग्राम बनाने का कह देते हैं, तो आप लोग लिख दीजिए तरलता जाल। तरलता जाल या फिर तरलता पाश, तरलता जाल या फिर तरलता पाश।
इसको कहते हैं लिक्विडिटी, लिक्विडिटी ट्रैप, लिक्विडिटी ट्रैप। हिंदी में मान लो इनका कोई और नाम हो तो अंग्रेजी में इसका नाम यही रहेगा, लिक्विडिटी ट्रैप किसे कहते हैं। तो इसमें सामान्यतः आपको मैं पहले बता देता हूँ, तरलता जाल या तरलता पाश होता क्या है। जब मुद्रा की मांग होती है और मुद्रा के मांग की ब्याज दर उस न्यूनतम स्तर पर गिर जाती है, उसके बाद ब्याज दर गिरना क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मुद्रा की जब ब्याज दर एक न्यूनतम सीमा के बाद में ब्याज दर कम या फिर घटना क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती हैं। उनके बाद में उसका जो वक्र बनेगा तरलता पाश, जो ये वक्र बनेगा इसका तरलता जाल का, वो बिल्कुल पूर्णतया लोचदार बनेगा, है ना। उसी को अपन लोग क्या कहते हैं, तरलता जाल या फिर तरलता पाश। डैश करके लिख दीजिए इसमें। जब मुद्रा बाजार में मुद्रा की ब्याज दर बहुत ही निचले स्तर पर, बहुत ही निचले स्तर पर पहुंच जाती हैं और इसके बाद ब्याज दर में गिरावट बंद हो जाती है, और इसके बाद ब्याज दर में गिरावट बंद हो जाती हैं। इस स्थिति को तरलता जाल या तरलता पाश कहते हैं। उनके बाद में ब्याज दर क्या होगा, गिरना बिल्कुल बंद हो जाएगी। मैंने ये लिखा है, उसके बाद ब्याज दर गिरना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तरलता जाल या फिर तरलता पाश कहा जाता है। ठीक है। इनका आपको डायग्राम पूछे किस प्रकार का बनता है तो ऐसा बनता, देखो ये अपन का है वाई अक्ष, ये है अपन का एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और ये है अपन का एक्स अक्ष। यहाँ पर लिखा रहेगा ओ, और इस तरफ लिखा रहेगा ब्याज दर। ये क्या है, ब्याज दर। ओ वाई अक्ष पर क्या है, ब्याज दर, और ओ एक्स अक्ष पर रहेगा छठा मुद्रा की मांग, छठा उद्देश्य के लिए। अब इनका वक्र इस प्रकार से बनेगा। देखो ये ब्याज दर थी, तब छठा उद्देश्य के लिए मांग क्या थी, कम थी, और जैसे ही मांग ब्याज दर गिरी तो छठा उद्देश्य के लिए क्या हो गई, उसकी मांग बढ़ गई। और आगे जाके और भी यदि यहाँ तक पहुँच गई, यहाँ पर मान लीजिए R1, यहाँ पर ब्लू लिख देते R2, और यहाँ पर लिख देते R3। R3 यहाँ पर होगी, आप मान लीजिए S, और यहाँ पर S1, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर फिर S3। उनके बाद में देखो ब्याज दर में किसी प्रकार की गिरावट नहीं हो रही है। ठीक है ना। तो ये जो अपन का SL वक्र बना है, यही वक्र अपन का क्या है, तरलता जाल या तरलता पाश वक्र। ये कौन सा वक्र है, तरलता जाल वक्र या तरलता पाश वक्र। ठीक है। R3 के बाद में ब्याज दर गिरना क्या हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। इसी को क्या कहते हैं, तरलता जाल या फिर तरलता पाश।